हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड रोज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है, कैश ट्रांसफर पर 16वें वित्त आयोग की चेतावनी। जो कैश ट्रांसफर होता है उसमें उस पर जो है 16वें वित्त आयोग ने एक चेतावनी जाहिर की है। तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कि किस प्रकार की उन्होंने चेतावनी जाहिर की है इस पे। तो सबसे पहले इन सारी चीजों को समझने से पहले हम कैश ट्रांसफर क्या होता है उसके बारे में आप जान लीजिए। कैश ट्रांसफर वो होता है कि सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसे का हस्तांतरण, किसी इस तरीके की जो वस्तु हो या राशन हो उसके बजाय हम इसमें कैश ट्रांसफर करते हैं लाभार्थियों के खाते में। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खातों में कैश का हस्तांतरण होता है। तो इसमें जो वित्तीय जोखिम है इस हस्तांतरण में, उस पर जो है 16वें वित्त आयोग ने चिंता जाहिर की है। तो हम इस टॉपिक में उस चिंता जिस जोखिम को लेकर है उसको तो समझेंगे ही, साथ ही साथ हम समझेंगे कि राज्यों में क्या ट्रेंड है इस कैश ट्रांसफर का। साथ ही साथ कैश ट्रांसफर और सब्सिडी के चीजों को भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसका समाधान किस तरीके से 16वें वित्त आयोग ने प्रस्तुत किया है। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक, कृपया आप शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि कैश ट्रांसफर पे जो है 16वें वित्त आयोग ने बिना शर्त कैश ट्रांसफर बढ़ने से होने वाले वित्तीय जोखिमों पर चिंता जताई है और राज्य की सब्सिडी में उनके बढ़ते हिस्से और इनके असर पर जोर दिया है। ठीक है, मतलब कि राज्य को जो सब्सिडी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें जो है बिना शर्त कैश ट्रांसफर करने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग ने राज्यों को बड़ी बिना शर्त कैश ट्रांसफर योजनाओं के तेजी से विस्तार के खिलाफ चेतावनी दी है, जो अब कुल राज्य सब्सिडी के खर्च का 20% से ज्यादा हो गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो है राशि है। इस राशि को लेकर ही जो वित्तीय जोखिम है, उस वित्तीय जोखिम पर 16वें वित्त आयोग ने चिंता जाहिर की है। अब देखिए, भारत में जो कैश ट्रांसफर का ट्रेंड्स है उसको समझ लेते हैं। देखिए, भारत में पब्लिक फाइनेंस फ्रेमवर्क में कैश ट्रांसफर तेजी से एक पसंदीदा वेलफेयर तरीका बन गया है। मतलब कि वेलफेयर स्टेट में जो लाभार्थियों के खाते में सीधे जो पैसा भेजा जाता है वो मुख्यतः यह तरीका हो गया, बजाय कि उनको जो है किसी प्रकार की वस्तु दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि उनको जो है अनाज दिया जाए, उर्वरक दिया जाए या फिर ईंधन दिया जाए, इसके बजाय जो है उनको सीधे पैसा ही दे दिया जा रहा है। और वेलफेयर स्टेट में ये बहुत बड़ा एक ट्रेंड बन गया है भारत में। इस ट्रांसफर में लाभार्थियों को सीधे पैसे दिए जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर जनधन, आधार मोबाइल, ट्रिनिटी का इस्तेमाल करके बैंक खातों में जमा किया जाता है। वही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो मैंने बताया, उसी के माध्यम को बनाकर इसमें जो है पैसा उनको भेज दिया जाता है। इन्हें मोटे तौर पर कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफर में बांटा गया है, जबकि कंडीशनल ट्रांसफर शिक्षा या स्वास्थ्य जैसे नतीजों से जुड़े होते हैं। ठीक है, और अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर में कोई परफॉर्मेंस या इस्तेमाल की शर्तें नहीं होती है। इसी अनकंडीशनल कैश को लेकर जो है 16वें वित्त आयोग ने चिंता जाहिर की है, क्योंकि इसमें कोई भी शर्त नहीं जुड़ा होता है। और कंडीशनल जो ट्रांसफर होता है, यानी शर्त वाले जो ट्रांसफर होते हैं, शर्त वाले जो पैसे का हस्तांतरण होता है, उसमें कंडीशन जुड़ा होता है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे नतीजों से ही जुड़े हो। जबकि जो इस प्रकार के जो ट्रांसफर होते हैं कैश अनकंडीशनल, उसमें किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं होता है। इसलिए इस पर जो है 16वें वित्त आयोग ने चिंता जाहिर की है। ऐतिहासिक रूप से भारत में अनकंडीशनल ट्रांसफर सोशल सिक्योरिटी पेंशन और किसानों की इनकम सपोर्ट स्कीम तक ही सीमित थे। पहले अगर देखा जाए तो जो अनकंडीशनल यानी बिना शर्त के जो ट्रांसफर किए जाते थे पैसे, वो ज्यादा से ज्यादा जो किसानों के सोशल सिक्योरिटी से थे, पेंशन से थे, और किसानों को इनकम सपोर्ट देने के लिए ही वो थे। ठीक है, हालांकि पिछले एक दशक में खासकर डिजिटल डिलीवरी के सिस्टम में सुधार के बाद राज्यों ने कैश आधारित वेलफेयर को बड़े आबादी समूहों तक बढ़ाया है। इस बदलाव ने राज्य की सब्सिडी की बनावट को बदल दिया है, जिससे लंबे समय की वित्तीय स्थिरता के बारे में सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो इसका जो ट्रेंड है, इसी ट्रेंड को लेकर 16वें वित्त आयोग ने जो है चिंता जाहिर की है। अब देखिए, राज्य सब्सिडी और कैश ट्रांसफर में जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड को हम समझ लेते हैं। 16वें वित्त आयोग के अनुसार बड़े ग्रुप वाली बिना शर्त कैश ट्रांसफर योजनाएं अब 2025-26 के बजट अनुमानों में कुल राज्य की सब्सिडी खर्च का 20.2% से 2018-19 में सिर्फ 3% से काफी ज्यादा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो 18-19 में जो ये सीधा जो ट्रांसफर किया जाता था बिना शर्त वाला, उसका जो था केवल 3% था वो, जबकि अभी जो है राज्य सब्सिडी के खर्च में इसका जो है 20.2% हो गया है।
तो समझ सकते हैं कि इसका आंकड़ा किस तरीके से बढ़ा इन 4-5-6-7 सालों में। ठीक है, यह दिखाता है कि राज्य कल्याण खर्च कैसे आवंटित करते हैं और इनमें एक स्ट्रक्चरल बदलाव आया है। ठीक है, आयोग ने कहा है कि जहां 2018-19 में पेंशन और किसानों को सहायता बिना शर्त कैश ट्रांसफर का लगभग 84% थी, वहीं उनका हिस्सा काफी कम हो गया है। जो बिना शर्त का जो ट्रांसफर पहले किया जाता था, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि जो बिना शर्त या अनकंडीशनल जो कैश ट्रांसफर था, वो उसमें जो 84% जो उसका पार्ट था वो जो है किसानों को जाता था, किसानों को सहायता के लिए जाता था, पेंशन में जाता था 18-19 में। अब इसका आंकड़ा जो है अन्य ट्रांसफरों में बढ़ गया है। 2025-26 तक अकेले बड़े ग्रुप वाली योजनाएं सभी बिना शर्त ट्रांसफर का 47.4% होगी, जो पारंपरिक कैटेगरी से आगे निकल जाएगी। यह टारगेटेड या योजना आधारित सब्सिडी के बजाय राजनीतिक रूप से दिखने वाले बड़े पैमाने पर कैश योजनाओं के प्रति बढ़ती पसंद को दिखाता है। यानी जो परिवर्तन जो आ रहा है, इस ट्रेंड में जो बदलाव आया है, उस ट्रेंड को देखते हुए इसमें वित्तीय जोखिम बताया जा रहा है। फाइनेंस आयोग कमीशन ने इसमें बताया है कि इसमें वित्तीय जोखिम हो सकता है। अब देखिए राज्य स्तरीय पैटर्न और मुख्य योजनाएं क्या है। राज्यों में भी आप समझ लीजिए कि राज्य में किस तरीके से इसमें दिया जा रहा है पैटर्न, उनका पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से इसमें सब्सिडी दे रही है, किस तरीके से जो है कैश का हस्तांतरण कर रही है। देखिए कमीशन ने यानी आयोग ने महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड को ऐसे राज्यों के रूप में बताया है जहां पिछले 2 सालों में इस तरह के खर्च में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि ये जो 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड, यहाँ पे जो है इस तरह के खर्चों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुख्य योजनाओं में जो शामिल है, माझी लाड़की ब्राह्मण योजना महाराष्ट्र में है, योग महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिया जाता है। ठीक है, गृह लक्ष्मी कर्नाटक, घर की मुखिया महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए। लक्ष्मी भंडार पश्चिम बंगाल, सभी सामाजिक श्रेणियों की महिला भारतीयों को मासिक ट्रांसफर। ये इस तरह के पीटी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस योजनाओं का किस राज्य से संबंध है, तो कृपया देख लीजिए। महाराष्ट्र में बड़े ग्रुप कैश ट्रांसफर पर खर्च 2023-24 में कुल राजस्व खर्च का 0.6 से बढ़कर 2025-26 में 6.2% हो गया है। तो मात्र इन 2 वर्षों में बड़े ग्रुप में जो कैश ट्रांसफर हो रहा है, उसको देखिए कि कितना ज्यादा ये बढ़ गया है। जबकि झारखंड में इसी अवधि में 0.8 से बढ़कर 13% हो गया है। 3 राज्यों में इसका मतलब कि जो जोखिम है ज्यादा है, ये ज्यादा जो है कैश का ट्रांसफर लाभार्थियों को सीधे कर रहे हैं। ठीक है, ओडिशा में यह 0 से बढ़कर 5.1% हो गया है। यह तेज बढ़ोतरी धीरे धीरे नीतिगत बदलाव के बजाय तेजी से वित्तीय विस्तार का संकेत करती है। तो इन सारे बदलावों को भी आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से राज्यों में जो है कैश ट्रांसफर को लेकर, कैश हस्तांतरण को लेकर किस तरीके से ट्रेंड में बदलाव आ रहा है। इन बदलावों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जिससे जो है 16वां वित्त आयोग चिंतित है। अब 16वें वित्त आयोग द्वारा उठाई गई वित्तीय चिंताएं क्या है। अभी तक तो मैं आपको बता रहा था कि जोखिम है, उन जोखिमों को आप समझ लीजिए। जो वित्तीय चिंताएं उसने उठाई है उसको समझिए। वित्त आयोग ने चेतावनी दी है कि बिना शर्त कैश ट्रांसफर का अनियंत्रित विस्तार लंबे समय में राज्यों की वित्तीय स्थिति को अस्थिर कर सकता है। पहला चेतावनी तो यह है। ठीक है, दूसरी, योजनाएं बार बार वित्तीय बोझ डालती है और बजटीय आवंटन में लचीलेपन को कम करती है। ठीक है, आयोग ने पाया कि इनमें से कई ट्रांसफर ठीक से लक्षित नहीं है, जिससे बड़े लाभार्थी वर्ग बनते हैं जो उनके पूर्ण वितरण पर प्रभाव को कम करते हैं। एक बड़ी चिंता पूंजीगत व्यय में कमी आना है। कैश ट्रांसफर में बढ़ते राजस्व खर्च से राज्यों की इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने की क्षमता सीमित होती है, जो लंबी अवधि के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब जो ये कैश ट्रांसफर हो रहा है, जो कैपिटल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको भी ये प्रभावित कर सकती है। ठीक है, आयोग ने इन योजनाओं को ऑफ बजट उधार, गारंटी या राजस्व आवंटन के माध्यम से वित्तपोषित करने के खिलाफ भी आगाह किया और सार्वजनिक खातों में पारदर्शिता की कमी कारण ऐसी प्रथाओं को वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण बताया। यानी कि जो इन योजनाओं के लिए जो खर्चे राज्य उठा रहे हैं या जो गवर्नमेंट उठा रही है, जैसे ऑफ बजट उधार। ऑफ बजट उधार में यह होता है कि डायरेक्ट सरकार न देकर किसी तीसरे पक्ष से लोन लिवाकर या किसी और माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से, कई बार देखते होंगे कि आपकी राज्य या केंद्र सरकार जो बॉन्ड बेचकर या बॉन्ड की गिरवी रखकर धन जुटाती है, तो इसी को कहा जाता है ऑफ बजट उधार। तो बजट के बाहर जो उधार लेती है गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में या किसी तीसरे पक्ष को इन्वेस्टमेंट कराकर, तो ये जो तरीका है, ये तरीका को भी इसमें अपनाया जा रहा है। तो ये भी एक खतरे का संकेत है, ये जोखिम का संकेत है। ठीक है,
उसी तरीके से सुधार के लिए इसमें सुझाव का आप देख सकते हैं कि क्या जो है इसमें जोखिम है, उन जोखिमों को देखते हुए 16वें वित्त आयोग ने क्या सुझाव दिया है। देखिए, सब्सिडी योजनाओं की समय समय पर कड़ी समीक्षा, जो भी सब्सिडी योजनाएं हैं उसकी समय समय पर कड़ी समीक्षा की जानी चाहिए। लाभार्थियों के आधार को तर्कसंगत बनाना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सहायता सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचे। भाई, किसी भी सिस्टम का या किसी भी सिस्टम या जन कल्याणकारी राज्य में या वेलफेयर स्टेट में कोई भी स्कीम चलाया जाता है तो उसका यही उद्देश्य होता है या यही लक्ष्य होता है कि उसका लाभ उस समाज के सबसे वंचित रूप से सबसे अंतिम लोग तक भी पहुंचे जो छूट जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि सही में वो जो है ट्रांसफर किया जा रहा है वो सबसे कमजोर तबके तक पहुंच रहा है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट में उद्देश्य ही होता है कि किसी भी स्कीम का जो लाभ है क्षण क्षण तक एकदम नीचे के स्तर तक पहुंचे, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे। तो क्या वो सही में ग्रास रूट लेवल तक पहुंच रहा है, इसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऑफ बजट फाइनेंसिंग तरीकों को बंद करना। जो ऑफ बजट फाइनेंसिंग तरीका है वेलफेयर स्कीम में बंद करने के लिए बताया है, गवर्नमेंट को सलाह दिया है 16वें वित्त आयोग ने कि ऑफ बजटिंग, मैंने बताया कि ऑफ बजटिंग में होता है कि बॉन्ड को बेचकर धन जुटा लेना, फिर उसका जो है हस्तांतरण कर देना कैश ट्रांसफर के माध्यम से। तो ये एक तरीका हो सकता है, और भी कई तरीके होते हैं, किसी तीसरे पक्ष को इन्वॉल्व करके उसके पैसे को जुटाकर फिर जो है इसको हस्तांतरण कर देना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में। तो ये जो तरीका है ये और जोखिम को बढ़ा सकता है। तो इसलिए वेलफेयर स्कीम्स में इस तरीके को बंद करने का सुझाव जो है आपको 16वें वित्त आयोग ने दिया है। उसी प्रकार से आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि कल्याणकारी नीतियां वित्तीय जिम्मेदारी और घाटा कम करने के लक्ष्यों के साथ साथ मेल खानी चाहिए, न कि बिना समीक्षा के अस्थायी अधिकार बन जाए। समीक्षा की जानी चाहिए कि सही में जो हमारा जो कल्याणकारी नीतियां हैं वो वित्तीय जिम्मेदारी को भी समझती है या हमारा जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करने के लिए भी वो लक्षित है। भाई, राजकोषीय या घाटे को जो फिजिकल डेफिसिट है उसका एक लक्ष्य होता है, ऐसा नहीं कि हम खर्चा को बढ़ाते रहे, हमारा वित्तीय घाटा या राजकोषीय घाटा हमारा बढ़ता रहे। तो राजकोषीय घाटा कंट्रोल रहेगा तभी हमारी देश की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इन फाइनेंशियल हेल्थ और इस जोखिम को लेकर 16वें वित्त आयोग ने अपने सुझाव दिए हैं, कुछ चिंता जाहिर की है। तो इन चिंता और इन सुझावों पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में। हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिलते हैं किसी इसी प्रकार के रुचिकर और इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक के साथ। कृपया हमारे चैनल को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।